हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। कल हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था डाइवर्जेंस और कुछ एक न्यूमेरिकल दिए थे, जिसमें से एक न्यूमेरिकल था कि हमको डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना था। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर, और इसका रिजल्ट ऑप्शन में दिए थे। आपका आंसर आया होगा। चलो देख लेते हैं क्या आंसर आने वाला है इसका। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। हम यहाँ लिखते हैं कि हमारा जो ए वेक्टर है वो है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। हमारा जो आर वेक्टर है वो है एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप। बात करें ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर की, तो आप लिखेंगे ए एक्स एक्स ए वाई वाई और ए जेड जेड। मतलब इन दोनों का हमने स्केलर प्रोडक्ट किया है, और स्केलर प्रोडक्ट में जो सेम यूनिट वेक्टर्स होते हैं उनका ही मल्टीपल होता है। चलिए बात कर लेते हैं। इसको रखते हैं डेल में, और डेल में जब रखते हैं तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो हमारा जो डेल ऑपरेटर है यदि स्केलर क्वांटिटी पे एप्लीकेबल होगा, अप्लाई होगा, इसका मतलब हम क्या निकाल रहे हैं, ग्रेडियंट। ओके जी, डेल का जो फॉर्मूला होता है वो हम जानते हैं। कैसे लिखेंगे देखिए, डेल अपॉन डेल एक्स, और डेल अपॉन डेल एक्स चलो एक बार और लिख देते हैं, आई कैप डेल अपॉन डेल वाई जे कैप डेल अपॉन डेल जेड के कैप, और मल्टीपल हो रहा है आपका ए एक्स एक्स ए वाई वाई और ए जेड जेड। इस कंप्लीट का मल्टीप्लाई होने वाला है डेल अपॉन डेल एक्स से। हमको पता है कि ना तो इसका अवकलन होगा, मतलब डेल अपॉन डेल एक्स का ए वाई वाई का डेल अपॉन डेल एक्स के सापेक्ष अवकलन होने वाला है। तो ये जीरो आंसर आएगा, क्योंकि इसमें एक्स नहीं है, इसमें भी एक्स नहीं है, तो इसका आंसर भी जीरो आएगा। तो यहाँ एक वैल्यू मिलेगी, दैट इज़ ए एक्स आई कैप। चलिए ऐसे ही जब ये पूरी क्वांटिटी जो है या पूरा जो फंक्शन है वो यहाँ आएगा, तो केवल y वाली टर्म का ही डिफ्रेंशिएशन होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे ए वाई जे कैप। चलिए सिमिलरली यहाँ लिखेंगे ए जेड के कैप, और ये किसके बराबर है, ग्रेडियंट ऑफ ए वेक्टर और आर वेक्टर। चलिए देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, वापस ए वेक्टर, तो हमारा आंसर आएगा ए वेक्टर। आप देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन ठीक है। इस ग्रेडियंट ऑफ ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर का जो रिजल्ट है वो आएगा ए वेक्टर। चलिए याद रखिएगा आप। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस की मुलाकात आपसे बताया था हमने पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में होती है। यूपीपीजीटी में आपका सिलेबस में दे रखा है, जो यांत्रिकी वाला पार्ट है मैकेनिक्स का, उसमें ये जो टॉपिक है वो मेंशन है। और यूपीपीजीटी प्रवक्ता परीक्षा में कई सारे क्वेश्चंस जो हैं वो डाइवर्जेंस पे भी आए हैं, ग्रेडियंट पे भी आए हैं और कर्ल पे भी आए हैं। तो बात करने वाले हैं डाइवर्जेंस की। सो नेक्स्ट टॉपिक इज डाइवर्जेंस, ओके, ऑफ एनी वेक्टर। डाइवर्जेंस को पढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चंस हमारे ग्रुप पे कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछे जा रहे थे। उनमें से पहला ये है कि सर आरपीएससी का बैच कब चालू होगा। दरअसल बात ये है कि हम पहले भी बता चुके हैं और आज फिर बता रहे हैं। अभी जो ये सिलेबस या जो सीरीज़ चल रही है वो यूपीपीजीटी को फोकस रखते हुए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए भी है, क्योंकि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में यूपीपीजीटी का कंप्लीट सिलेबस आता है। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में हम आरपीएससी का लेक्चर भी चालू करने वाले हैं, जिसमें पहले टॉपिक से लेके मतलब यूनिट एंड डायमेंशन से लेके वापस पढ़ाया जाएगा, और उसका स्पेशली फोकस आरपीएससी रहेगा। और ये जो स्पेशली चल रही हैं वो यूपीपीजीटी की चल रही हैं, लेकिन आरपीएससी वाले स्टूडेंट यदि इस सीरीज़ को ज्वाइन करते हैं तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि ये टॉपिक तो वापस वहाँ होने ही होने हैं, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी होंगे। दूसरी बात, आप कई सारे बच्चे ये भी पूछ रहे थे सर नोट्स की क्या व्यवस्था है।
हम चाहते हैं कि हम जो यहाँ पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, आप इनके नोट्स खुद तैयार करें, लिखें, जो बोर्ड पे बोला जा रहा है उसको पॉज करें। यदि आपको लग रहा है कि जल्दी बोल दिया गया है तो उसको रोक रोक के देख सकते हैं। खुद नोट्स तैयार करें, क्योंकि खुद के नोट्स ही बेनिफिशियल होंगे। हालांकि हम व्यवस्था कर रहे हैं रिटन नोट्स की आप तक पहुँचें, और आने वाले कुछ समय में ये व्यवस्था भी होगी, जिसमें एक आपको शीट दिया जाएगा, कंप्लीट बुकलेट दी जाएगी, जिसमें नोट्स भी होंगे, जिसमें प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी होंगी, और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी होंगे। चलिए, और हम बात कर लेते हैं डाइवर्जेंस की। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में, ग्रुप में, चाहे व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, कहीं भी बता सकते हैं। आप अपना सजेशन भी बता सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ शेयर कर सकते हैं, आपकी बात सुनी जाएगी और यहाँ मानी भी जाएगी। चलिए, तो डाइवर्जेंस की बात करें, हमने क्या कहा था कि एक ऑपरेटर ऐसा है डेल, जो तीनों मतलब ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल तीनों में काम आता है। लेकिन यहाँ कैसे काम आएगा? यहाँ ये ऑपरेटर, कौन सा? डेल ऑपरेटर, जो कि वेक्टर ऑपरेटर है, ये ऑपरेट होगा किसी वेक्टर पे। ध्यान रखना, पहले ग्रेडियंट में क्या हुआ था? ग्रेडियंट में डेल ऑपरेटर ऑपरेट हुआ था स्केलर पे, और यहाँ डेल ऑपरेटर जो है वो ऑपरेट होगा वेक्टर पे। आप जानते हैं जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है तो हमारा जो रिजल्ट मिलता है वो मिलता है स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब ये है कि डाइवर्जेंस या डेल ऑपरेटर जब किसी वेक्टर क्वांटिटी पे अप्लाई होगा तो आपको मिलने वाला है डाइवर्जेंस। आप कहेंगे कि आप डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं, और आपका रिजल्ट जो मिलने वाला है वो मिलेगा स्केलर। ओके, यदि हम डाइवर्जेंस की फिजिकल मीनिंग को समझें कि हम डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए से क्या मतलब है, तो ध्यान रखना, डाइवर्जेंस को हिंदी में देखें, यदि इसका मायना देखें तो होता है एक तरह से फैलाव, स्प्रेड। ओके, मतलब एक तरह से ये जो डाइवर्जेंस है, ये किसी वेक्टर के फैलाव को, उसके डाइवर्जेंस को या उसके डाइवर्स होने को बताता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझें कि एक हमारे प्लस प्लस चार्ज है, और प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, या दूसरी भाषा में एक सरफेस से निकलने वाली जो फील्ड लाइंस हैं जिनको अपन फ्लक्स कहते हैं, वो बाहर की तरफ जा रही हैं। कहने का मतलब फील्ड जो है वो फैल रहा है, स्प्रेड हो रहा है। तो यहाँ जो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, तो डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैसा होगा जी? पॉजिटिव। मतलब यहाँ फील्ड लाइन डाइवर्स कर रही हैं, फैल रही हैं। ये भी कह सकते हैं कि इस केस में जो अंदर रखी हुई वस्तु है, जो अंदर रखा हुआ वेक्टर है, वो एज अ सोर्स काम कर रहा है, जिसके अंदर से फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं। बात करें दूसरे की, यदि यही नेगेटिव चार्ज हो और एक सरफेस क्रिएट करें, क्योंकि हम जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज के अंदर की तरफ फील्ड लाइंस आती हैं, बल रेखाएँ आती हैं, और एक सरफेस ड्रॉ करें तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो सेंटर है वह एज अ सिंक काम कर रहा है। सिंक का मतलब यहाँ फील्ड लाइंस जो हैं वो सिकुड़ रही हैं, एक दूसरे के नज़दीक आ रही हैं या कन्वर्ज कर रही हैं। तो यहाँ का जो डाइवर्जेंस होने वाला है वो होगा नेगेटिव। डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर इज अ नेगेटिव। एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपके पेपर में सीधी पूछी गई थी कि एक ऐसी व्यवस्था भी हो जहाँ आने वाली फील्ड लाइंस जाने वाली फील्ड लाइंस के बराबर हो जाएं, या दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जितनी भी बल रेखाएँ आएँ उतनी ही बल रेखाएँ वापस जाएं। या एक बात और कह सकते हैं कि एक भी बल रेखा ना आए और एक भी बल रेखा ना जाए। तो ऐसे फील्ड में क्या होगा? जो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर होगा वो होगा 0। और ध्यान रखना, जिसका भी वेक्टर का डाइवर्जेंस 0 आ रहा है उसका नाम होता है वेक्टर का परिनालिकीय सदिश या सोलेनॉइड वेक्टर। आपकी प्रवक्ता परीक्षा 2004 में एक क्वेश्चन आया था कि मैग्नेटिक मटेरियल का या मैग्नेट का मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, या सिंगल पोल में मैग्नेट एग्जिस्ट नहीं करती, उसका रीज़न क्या है? तो उसका आंसर था, जो ऑप्शन थे उसमें एक आंसर था डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर इज ऑलवेज 0।
मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का जो डाइवर्जेंस है वो 0 है। कहने का मतलब क्या है कि किसी बंद सरफेस से, क्लोज सरफेस से यदि एक मैग्नेट रखी जाए N और S, तो फील्ड लाइंस N से होती हुई S पे जाने वाली हैं, तो जितनी फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं उतनी फील्ड लाइंस अंदर आ रही हैं, तो उसका जो डाइवर्जेंस आ रहा है वो आ रहा है 0। तो हम कहेंगे कि ये मैग्नेट से ही बल रेखाएं या फील्ड लाइंस चालू होती हैं, मैग्नेट पे ख़त्म होती हैं, और किसी सरफेस से निकलने वाली कुल बल रेखाएं या फील्ड लाइंस निकलने वाली कुल फील्ड लाइंस और आने वाली कुल फील्ड लाइंस एक दूसरे के इक्वल होती हैं। सो टोटल फ्लक्स ऑलवेज 0 बना रहता है, या उसका कहें तो टोटल डाइवर्जेंस कितना होता है, 0। इसलिए हमारा जो बी वेक्टर होता है, चुंबकीय सदिश होता है, ये एक प्रणाली के सदिश होता है या सोलेनॉइड वेक्टर होता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। चलिए, तो आप उम्मीद है डाइवर्जेंस का मतलब समझ पाए होंगे। डाइवर्जेंस बताता है कि आपके वेक्टर का दिए गए स्पेस में फैलाव कितना है। यदि क्या डाइवर्जेंस पॉजिटिव है तो वो सोर्स की तरह व्यवहार कर रहा होगा, डाइवर्जेंस नेगेटिव है तो एज अ सिंक व्यवहार कर रहा होगा, और डाइवर्जेंस यदि 0 है तो हम कहेंगे वो एज अ सोलेनॉइड वेक्टर व्यवहार कर रहा है। मतलब जितनी फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं या जितना वेक्टर फील्ड बाहर जा रहा है उतना वेक्टर फील्ड अंदर आ रहा है, या उस स्पेस से कोई भी फील्ड लाइन जुड़ी हुई नहीं है। एक अदर एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं जो नेट वगैरह में पढ़ाई जाती है। डाइवर्जेंस को समझने के लिए ऐसा भी देख सकते हैं कि कोई फील्ड लाइंस हैं इस तरह की, हम क्या देख रहे हैं, इनके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं है, ये जैसा मैग्नीट्यूड है वैसा ही हमेशा बना हुआ है, ना तो स्प्रेड हो रही है, ना ये सिंक हो रही है, ना ये सोर्स की तरह व्यवहार कर रही है, तो इनका डाइवर्जेंस जो है वो है 0। मतलब डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर, कोई भी वेक्टर होता है, ये वेक्टर मान लीजिए वो 0 है, तो ये हमारा जो होगा एक प्रणाली के सदिश होगा। और भी देख सकते हैं अच्छी तरीके से, यदि हम एक यहाँ पे क्षेत्रफल रख दें तो इस क्षेत्रफल में, इस एरिया में जितनी फील्ड लाइंस जा रही हैं उतनी फील्ड लाइंस बाहर भी आ रही हैं। चलिए, यदि बात करें इस तरह की एक फील्ड की, जो क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, तो यहाँ जो डाइवर्जेंस है एफ एन ऑफ एनी वेक्टर इक्वल टू पॉजिटिव, आप समझ सकते हैं। और यदि इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें फील्ड लाइंस एक पॉइंट पे श्रिंक हो रही हैं, तो हम कहेंगे डाइवर्जेंस इज अ नेगेटिव। चलिए, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं जिससे बातें और स्पष्ट हों, ज़्यादा बेहतर होगा। एक न्यूमेरिकल जो सबसे पहले हम लेने जा रहे हैं वो आपकी प्रवक्ता परीक्षा 2011 में वापस पूछा गया है। देख लीजिए, बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है और हम इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। एक आपको वेक्टर दिया था आर वेक्टर, और इसका वैल्यू दिया था, वैसे आप जानते हैं, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। कई बार ये क्वेश्चन जो है इस वे में भी दिया जाता है कि आपके पास एक दिया है आर वेक्टर और आपको कैलकुलेट करना है इस वेक्टर का डाइवर्जेंस। ध्यान रखना, आपको कैलकुलेट करना है डाइवर्जेंस, इसलिए आप डॉट मल्टीपल करोगे और डेल का मल्टीप्लाई होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा किसके साथ, किसी वेक्टर के साथ, और वेक्टर कौन सा दिया है, आर वेक्टर। तो चलिए हम ऐसा करते हैं, इसको समझने के लिए डेल ऑपरेटर को लिखते हैं, डेल आर वेक्टर। तो डेल का वैल्यू कितना होता है, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल अपॉन डेल जेड के कैप, और आप डॉट प्रोडक्ट करोगे एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। कहने का मतलब हमारा जो आर वेक्टर है वो भी इसी फॉर्म में होता है, आर इज़ अ पोजीशन वेक्टर। ओके, तो डॉट प्रोडक्ट की क्या कंडीशन है कि जिसका मल्टीप्लाई सेम यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई सेम यूनिट वेक्टर के साथ होता है। तो डेल अपॉन डेल एक्स का मल्टीप्लाई केवल एक्स के साथ होगा, डेल अपॉन डेल वाई का मल्टीप्लाई वाई के साथ होगा, डेल अपॉन डेल जेड का मल्टीप्लाई जेड के साथ होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, तो आंसर आएगा 1, इसका आंसर भी 1, इसका आंसर भी 1, तो इसका आंसर आने वाला है 3। ये किसका आंसर है, ये है डाइवर्जेंस ऑफ एनी आर वेक्टर। ये न्यूमेरिकल आपसे सीधा पेपर में पूछा गया है, आप इसको लिख लीजिए।
चलिए, और दूसरा भी दे सकता है, माना कोई और वेक्टर दे दिया और यहाँ आपका कोई दूसरा वैल्यू रख दिया तो आपको डाइवर्जेंस कैलकुलेट करवा सकता है, किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेट करवा सकता है। ऐसा करते हैं, न्यूमेरिकल आपको दे देते हैं, फिर अगले न्यूमेरिकल लेते हैं या अलग टाइप के न्यूमेरिकल लेते हैं। चलिए क्वेश्चन आप लिख लीजिए। यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपको दे रखा है, दैट इज ई वेक्टर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस आई कैप प्लस एक्स वाई जेड जे कैप प्लस जेड के कैप, फाइंड द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर और एट पॉइंट 1, 2, 3। आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं और हमको बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में भी और ग्रुप पर भी। चलिए बात करते हैं अगले प्रकार के न्यूमेरिकल की। एक न्यूमेरिकल आपके ही पेपर में पूछा गया है, आई थिंक वो जो 2004 प्रवक्ता परीक्षा 2004। आप कहेंगे सर जी इस बार तो प्रवक्ता परीक्षा का ही नाम ले रहे हैं, क्योंकि डाइवर्जेंस से, ग्रेडियंट से और कर्ल से सीधे क्वेश्चन आरपीएससी में नहीं आते, केवीएस में नहीं आते, एनवीएस में नहीं आते। ये टॉपिक स्पेशली मेंशन किया गया है यूपी पीजीटी और प्रवक्ता परीक्षा में, ठीक है। इस वजह से इसमें से जितने भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं उसमें से एक क्वेश्चन आपको आपके पेपर में देखने को मिलेगा। तो यदि आप ये टॉपिक अच्छे से क्लियर करते हैं तो आपको एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। चलिए 2004 में क्या क्वेश्चन आया हुआ है कि आपको डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना है आर एन आर वेक्टर का, और दूसरा डाइवर्जेंस ये हम हमारी तरफ से दे रहे हैं आर एन आर कैप का। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए थे। इसका आंसर आने वाला है n+3 आर की पावर n और n-2। इसका आंसर आने वाला है n+2 आर n-1। तो आपको ये सॉल्व करके बताना है कि इसके आंसर आप क्या लिखने वाले हैं। सॉरी, हमने ऑप्शन जो थोड़े से मिस्टेक के हो गए हैं, ये आएगा, ठीक है। आप बताइए कि इनको आप कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए हाँ जी, सॉल्व करें। शायद ऑप्शन में अभी भी हमको मिस्टेक लग रही है, तो ऐसा करते हैं, इनको चेक ही कर लेते हैं। आई थिंक ये आर एन आएगा, ये आर n-1 आएगा। इनको चेक कर लेते हैं, एक हम चेक कर रहे हैं, बाकी का आप तैयार करोगे। ओके चलिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये डॉट प्रोडक्ट आएगा, इसका मतलब आपका जो पहला डेल है वो एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, और दूसरा भी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो डेल वेक्टर, थोड़ा इधर लिख लेते हैं जिससे कंप्लीट आ जाए। डेल वेक्टर का डॉट करना है। आर वेक्टर का मतलब हम जानते हैं, व्हाट इज द आर वेक्टर। आर वेक्टर इज द एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। तो क्या लिखेंगे, देखिए आर की पावर n, व्हाट इज आर वेक्टर, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, और एक बार डेल वेक्टर डॉट आर एन एक्स, हाँ जी क्या लिखेंगे, आर एन, यहाँ आई कैप भी आएगा, प्लस वाई जे कैप और आर एन जेड के कैप। जरा सॉल्व कीजिए। इसकी जगह आप जानते हैं हम क्या लिखने वाले हैं। देखिए डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप और डेल अपॉन डेल जेड के कैप। हाँ जी वैल्यू रखिए मल्टीपल में, आर एन एक्स आई कैप, आर एन वाई जे कैप और आर एन जेड के कैप। देखिए क्या सॉल्यूशन आने वाला है इसका, यहाँ लिख लेते हैं। डेल एक्स का मल्टीप्लाई होगा आई के साथ, तो देखिए एक फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन में, डी अपॉन डी एक्स, और आपके पास u और v दो फंक्शन हैं। तो पहले आप u को बाहर निकालेंगे,
डी वी अपॉन डी एक्स लिखेंगे, फिर बी को बाहर निकालेंगे, फिर डी यू अपॉन डी एक्स लिखेंगे। ऐसा एक फॉर्मूला आता है यू वी मेथड। तो इससे आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आर की पावर एन और एक्स आपके पास दो क्वांटिटी हैं, डिफ्रेंशिएशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, और हम जानते हैं कि हमारा जो आर है उसमें भी एक्स है। तो सबसे पहले हम आर को बाहर छोड़ते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं एक्स का, उसका आता है 1, उसके बाद एक्स को बाहर छोड़ते हैं और डिफ्रेंशिएशन करता है आर की पावर एन का, तो ये आ जाएगा एन आर एन माइनस 1 और डेल आर अपॉन डेल एक्स। ठीक, चलिए ये हो गया पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन। अब बात करते हैं दूसरे की, प्लस, हाँ जी, दूसरे की डिफ्रेंशिएशन की बात कर रहे हैं, मतलब आर की पावर एन बाहर, वाई का होगा 1 प्लस एन वाई बाहर और एन आर एन माइनस 1, इसको हटा दें, आपने लिख ही लिया होगा, एन माइनस 1 डेल आर अपॉन डेल वाई। ओके, नेक्स्ट इज, हाँ जी, आर की पावर एन बाहर 1 प्लस जेड आर एन माइनस 1 डेल आर अपॉन डेल जेड। अब हमारे पास जो वैल्यू है आप देख रहे होंगे तीनों में आर की पावर एन, आर की पावर एन, आर की पावर एन आ रहा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 आर की पावर एन प्लस एक आ रहा है हमारे पास एक्स एन आर एन माइनस 1 डेल आर। ऐसा करते हैं, ये वैल्यू लिखने से पहले हम वैल्यू ऑफ डेल आर अपॉन डेल एक्स की कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो हम जानते हैं कि इसका यदि मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें तो क्या आने वाला है, रूट आर इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। आर स्क्वायर इक्वल टू आप कैलकुलेट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। कहने का मतलब हमने क्या हटा दिया, रूट हटा दिया। तो देखिए यहाँ से डिफ्रेंशिएशन कीजिए एक्स के रेस्पेक्ट में आर स्क्वायर का, तो क्या लिखेंगे 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स या डी आर अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2x। 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन आर, समीकरण नंबर 1। ऐसे ही हम वैल्यू इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे y के रेस्पेक्ट में, तो आप क्या लिखेंगे, देखिए डेल आर अपॉन डेल वाई इक्वल टू वाई अपॉन आर, और एक लिखेंगे सिमिलरली डेल आर अपॉन डेल जेड इक्वल टू जेड अपॉन आर। तो आप ये वैल्यू जब ऊपर रखेंगे देखिए क्या आने वाला है, हम बताए थे अभी 1 2 और 3, 3 आर की पावर एन आ गया प्लस एक्स है तो हमने एन एक्स आर एन माइनस 1 लिखा, और डेल आर अपॉन डेल एक्स की जगह क्या लिखा है, देखिए एक्स अपॉन आर प्लस ऐसे ही एन वाई आर एन माइनस 1 और वाई अपॉन आर प्लस देखिए एन, हाँ जी एन, वहाँ एन है ना, शायद वहाँ एन लिखना भूल गए, तो यहाँ एन भी आने वाला है, एन जेड आर एन माइनस 1 और जेड अपॉन आर। उम्मीद है आपने ऊपर से लिख लिया होगा, तो हम थोड़ा सा हटा देते हैं, सवाल लेंदी बन रहा है। चलिए, हाँ जी, इसको लिखे रहने देते हैं 3rn इक्वल टू, देखिए r ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -2 और एक एक्स हेरा, एक एक्स हेरा, तो इसको क्या लिख सकते हैं n एक्स स्क्वायर आर एन माइनस 2। देख लीजिए r ऊपर जाने वाला है तो यहाँ हो जाएगा -2 और x हो जाएगा 2 बार। सिमिलरली n वाई स्क्वायर आर एन माइनस 2, और यहाँ क्या लिखेंगे n, हाँ जी जेड स्क्वायर एन माइनस 2। ओके, 3rn प्लस, हाँ जी देखिए ऐसा करते हैं, इसको एन आर एन माइनस 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। इन तीनों टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है, एन आर एन माइनस 2। चलिए 3rn एन आर एन माइनस 2, अभी इसका वैल्यू हमने लिखा था आर स्क्वायर,
तो एक बार क्या लिख सकते हैं देखिए, 3Rn, हाँ जी, Rn-2 है और 2 एक प्लस में है तो हो जाएगा +2। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाँ जी, 3Rn Rn-2, और अभी हमने क्या देखा, -2 क्या हो जाएगा 0, तो हम यहाँ लिख सकते हैं n। देखिए क्या कॉमन आ रहा है जी, n+3 r⁴n, और ये किसके इक्वल है, डाइवर्जेंस ऑफ Rn r वेक्टर बराबर n+3 r⁴n। ये क्वेश्चन जो है आपके प्रवक्ता परीक्षा 2004 में आया हुआ है, तो ये वहाँ आपको प्रूफ नहीं करना है, आपको आइडेंटिटी याद रखनी है। ऐसा ही हमने एक क्वेश्चन दिया है, उसको भी आप घर पे सॉल्व करें, नहीं आएगा तो आप बताइएगा, उसको भी हम सॉल्व करवा देंगे। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगला क्वेश्चन करवाते हैं जो आपके पेपर में आया हुआ है। हाँ जी, एक क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछा गया था, हालांकि उसके बारे में आप जानते होंगे, बट एक बार हम वापस समझा देते हैं। जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाएंगे, 12th क्लास का जो पोर्शन है उसमें पढ़ेंगे गॉस लॉ, और गॉस लॉ से आप सब लोग परिचित हैं, फिर भी हम थोड़ा सा समझा देते हैं। गॉस लॉ कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से या किसी भी बंद क्षेत्रफल से या परिबद्ध क्षेत्रफल से कुल जो उसके अंदर चार्ज है, कुल जो टोटल आवेश है, उसको अपन कैसे शो करते हैं, कैसा संग रिलेशन शो करते हैं। तो इस आवेश से क्या निकलने वाली है, फील्ड लाइंस निकलने वाली है। तो हम क्या लिखेंगे कि किसी क्लोज सरफेस से जो संबद्ध या रिलेटेड फ्लक्स है, वो उस क्लोज सरफेस के अंदर उपस्थित कुल आवेश अपॉन ε0 के ε0 के रेशो के इक्वल होता है। ये कह सकते हैं कि किसी परिबद्ध क्षेत्रफल से निकलने वाला फ्लक्स, उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश तथा ε0 मतलब परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम के रेशो के इक्वल होता है या के अनुपात के बराबर होता है। और फाई को हम ऐसे भी शो करते हैं, E.ds वेक्टर, और हम क्लोज इंटीग्रल लगा देंगे, इसका मतलब हमारा सरफेस जो है कैसा है, बंद है। तो देखिए इसको लिखने का जो तरीका होता है वो होता है E.ds वेक्टर इक्वल टू, हाँ जी, सिग्मा Q, माना अंदर आवेश कितना है जी, अंदर आवेश Q है तो Q लिख लीजिए अपॉन ε0। ठीक है, ये है फ्लक्स, किसी सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स, फ्लक्स बराबर Q अपॉन ε0। एक काम करते हैं, ∇.B, ओके। देखिए हम क्या जानते हैं कि किसी भी छोटा सा एक अल्पांश लेते हैं, वॉल्यूम एलिमेंट, या कहें तो आयतन अल्पांश। हम देखते हैं कि छोटे से अल्पांश से कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है। तो ध्यान रखना, एक थ्योरम पढ़ी थी आपने, डाइवर्जेंस थ्योरम, ऐसे लिख देते हैं, डाइवर्जेंस थ्योरम। डाइवर्जेंस थ्योरम कैसे, क्या उसका कथन है या क्या स्टेटमेंट है वो देखिए। वो कहती है कि किसी भी फ्लक्स किस में, पर यूनिट वॉल्यूम में, और वो वॉल्यूम होना चाहिए बहुत छोटा। यदि कोई फ्लक्स किसमें, छोटे से वॉल्यूम में, और यदि आपका जो dB है बहुत छोटा है, तो आपका जो यहाँ आने वाला है आंसर वो होगा डाइवर्जेंस ऑफ आपका जो भी वेक्टर आपने लिया है। ये E वेक्टर लेंगे तो यहाँ पे E वेक्टर लिखेंगे, और यदि आप A वेक्टर लेंगे मतलब जनरल लेंगे तो यहाँ पे जनरल लिख देंगे। चलिए इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखिए ∇.E का इंटीग्रेशन वॉल्यूम का, और दैट इज E.ds। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब हमारा जो वॉल्यूम इंटीग्रल है
वो बदला जा सकता है सरफेस इंटीग्रल में, और यही हमारा होता है डाइवर्जेंस थ्योरम। ये भी आपके सिलेबस में मेंशन की गई है। एक इसका डिफरेंशिएशन फॉर्म भी होता है, जो कि होता है डेल डॉट ई वेक्टर इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म है। आप इन दोनों बातों को नोट कर लीजिए, डाइवर्जेंस थ्योरम को और डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। चलिए देखिए, आप इसको भी देखना चाहते हैं तो इसको भी हम समझा सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए, इसको सॉर्ट आउट करो। देखो बेटा जी, किसी भी, हम जानते हैं कि रो जो होता है वो होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और रो का जो डेफिनेशन है वो है यदि किसी एकांक वॉल्यूम में या पर यूनिट वॉल्यूम में जितना भी आपका आवेश आएगा वो बताएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को। तो यहाँ जो डी क्यू का वैल्यू है, और डी क्यू का वैल्यू है रो डी बी, और यदि हम क्यू का वैल्यू निकालेंगे तो वो लिखोगे आप रो इंटू डी वी। तो समीकरण नंबर, इसको यदि हम 2 मान लें, इसको हम 1 मान लें, तो समीकरण 1 में वैल्यू रखीजिए। क्या लिखेंगे? ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू क्यू का वैल्यू क्या है देखिए, रो डी वी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण नंबर हो गया 3। आप समीकरण 2 व 3 का कंपैरिजन करेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है? तो एक चीज़ देखने को मिलेगी, और इन दोनों के कंपैरिजन से प्राप्त होगा ये डेल डॉट ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये होता है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। आपके जो पेपर में पूछा गया है वो हम बता रहे हैं। आपके पेपर में पूछा गया था डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ होगी, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं थे, ऑप्शन में कुछ और था। ये आपने लिख लिया होगा, हम हटा रहे हैं। ऑप्शन में था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के रूप में कि डेल डॉट डी वेक्टर इक्वल टू रो, ऐसा पूछा गया था। कहने का मतलब हम जानते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखें तो उसका लिखने का तरीका होता है एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर, मतलब निर्वात की परमिटिविटी का गुणा कर देंगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर के साथ, तो आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आप जैसे ही एप्सिलॉन नॉट को यहाँ लेके जाएंगे तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, डेल वेक्टर डॉट एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर इक्वल टू रो, और हम क्या जानते हैं कि d बराबर एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर, डेल डी वेक्टर बराबर रो। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था प्रवक्ता परीक्षा में, तो आप इसको नोट कर लीजिए। हम वापस समझा रहे हैं। एक्चुअली क्या करना है, एक तो आपको ये थ्योरम याद रखनी है, दैट इज द डाइवर्जेंस थ्योरम, जो वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल के साथ जोड़ेगी, और दूसरी डिफरेंशिएशन फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में और एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की टर्म में। दोनों चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। चलिए ओके, अब हम बात करने वाले हैं कर्ल पे। आप इसको एक बार लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ओके, बात करते हैं लास्ट टॉपिक, दैट इज कर्ल। और कर्ल एक अपने आप में अच्छा टॉपिक है, क्योंकि इसकी कुछ खास बात यह है, वापस रिपीट करते हैं, हमने एक ऑपरेटर पढ़ाया था, दैट इज डेल ऑपरेटर, और ये कहा था कि तीनों में काम आने वाला है, लेकिन तीनों में जो इस्तेमाल होने का तरीका है वो अलग अलग होगा। पहले वाले में जब हम ग्रेडियंट पढ़ा था तो डेल ऑपरेटर ऑपरेट हुआ था स्केलर क्वांटिटी पे, और रिजल्ट मिला था अपन को वेक्टर। जो सेकंड पढ़ा था उसमें हमारा डेल ऑपरेटर ऑपरेट हुआ था एक वेक्टर क्वांटिटी पे, और रिजल्ट मिला था स्केलर। लेकिन इस बार जो घटना घटने वाली है उसमें आपका डेल ऑपरेटर ऑपरेट तो होगा वेक्टर पे, लेकिन प्रोडक्ट होगा क्रॉस, और हम जानते हैं कि जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो रिजल्ट भी अपन को वेक्टर मिलता है, और उसकी एक डायरेक्शन भी मिलती है। पढ़ाया था ना हमने, वेक्टर में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दैट इज ए बी साइन थीटा कैप, मतलब एन कैप। तो उसी फॉर्म में डेल वेक्टर का यदि क्रॉस प्रोडक्ट होता है किसी भी वेक्टर के साथ, मतलब कर्ल में जो डेल वेक्टर होगा वेक्टर पे ऑपरेट होगा, रिजल्ट भी आपको वेक्टर ही मिलने वाला है।
ये होगा हमारा कर्ल। दूसरी बात, इसके फिजिकल मीनिंग को समझते हैं कि हम कर्ल के द्वारा पढ़ते क्या हैं एक्चुअली। देखो, कर्ल हमको इन्फॉर्मेशन देता है रोटेशन के बारे में, कि आपका जो वेक्टर फील्ड है, आपका जो वेक्टर है, क्या वो रोटेशनल इफेक्ट शो करता है या नहीं करता। यदि कोई भी वेक्टर रोटेशनल इफेक्ट शो नहीं करता है तो उसका कर्ल हमेशा 0 आएगा, और यदि कोई वेक्टर रोटेशनल इफेक्ट शो करता है तो उसका कर्ल कभी भी 0 नहीं आएगा। इस बात को एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मानते हैं कि एक नदी है और नदी में जो पानी बह रहा है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से बह रहा है। बात करते हैं पॉइंट ए की, तो पॉइंट ए पर पानी का जो बहाव है वो सभी जगह समान है, मतलब पानी का जो वेलोसिटी वेक्टर है वो सभी जगह इक्वल है। बात करते हैं स्थिति बी की या जगह बी की, जहाँ वेलोसिटी का जो वेक्टर है वो कुछ इस फॉर्म में है, मतलब उसका बहाव थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है। और बात करें यदि तीसरी स्थिति की या तीसरे पॉइंट की, तो यहाँ पानी एक्चुअली घूम रहा है। हमने क्या किया कि तीनों जगह एक लकड़ी रखी, ओके, यहाँ, यहाँ और यहाँ। और हमारा जो वेक्टर है यहाँ पे वर्तमान में वी वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है। तो हमने क्या देखा, इस कंडीशन में हमारी लकड़ी जो है वो सीधी आगे बढ़ती जाएगी, मतलब उसमें कोई भी रोटेशन पैदा नहीं होगा। तो हम कहेंगे कि पॉइंट ए के लिए जो कर्ल ऑफ एनी वेक्टर होगा वो होगा 0, और यदि कर्ल किसी वेक्टर के लिए 0 है तो वो रोटेशनल इफेक्ट शो नहीं करता। आप देख रहे हैं कि यहाँ का जो वेक्टर है वो उसमें कोई भी रोटेशन इफेक्ट शो नहीं होता, मतलब घूमने वाला जो प्रभाव है वो शो नहीं होता। बात करते हैं इसकी, तो हम क्या देखेंगे, कुछ समय बाद इसका मोशन ऐसा होगा, कुछ समय बाद इसकी पोजीशन ऐसे होगी, कुछ समय बाद इसकी पोजीशन ऐसे होगी। कहने का मतलब नीचे वाला तेज़ी से गति करेगा, ऊपर वाला धीरे धीरे गति करेगा। तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, ये घूम रहा है, यहाँ रोटेशन इफेक्ट दिख रहा है। तो यहाँ जो कर्ल ऑफ एनी वेक्टर है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। बात करते हैं लास्ट कंडीशन की। यहाँ भी आपको दिख रहा है, यहाँ भी ये जो आपका लकड़ी का टुकड़ा है ये घूमने लग जाएगा, और यदि ये घूमता है तो यहाँ का भी जो कर्ल होगा वो कैसा होगा, नॉट इक्वल टू 0। कई बार पूछा गया है कि इफ़ एनी वेक्टर हैव इज ए रोटेशनल वेक्टर, उसने दिया था कि एक वेक्टर इरोटेशनल वेक्टर है, तो बताइए व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डेल क्रॉस ए। तो आपको सीधा आंसर लिखना था 0, क्योंकि यदि रोटेशनल वेक्टर है तो उसका कर्ल 0 ही आएगा। ठीक है, वापस समझा रहे हैं, जो वेक्टर फील्ड है, वेलोसिटी वेक्टर फील्ड, यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि हमारी लकड़ी के टुकड़े में कोई घुमाव नहीं है, कोई कर्ल नहीं है, इसलिए इसका कर्ल कितना है, 0। बात करते हैं इस स्थिति की, तो इसमें घुमाव है, इसमें इसका रोटेशनल इफेक्ट शो होता है वेक्टर का, इस वजह से इसका कर्ल 0 नहीं है। और यहाँ स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ये घूम रही है, तो यहाँ कर्ल 0 होगा। तो कोई वेक्टर यदि रोटेशनल इफेक्ट रखता है तो उसका कर्ल सदैव नॉन 0 आएगा, और यदि वो रोटेशनल इफेक्ट नहीं रखता है तो उसका कर्ल 0 आएगा। चलिए, ये हो गई फिजिकल मीनिंग की बात। अब देख लेते हैं इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं, कर्ल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स लेंगे। देखो, मानते हैं कि हमारा जो वेक्टर है वो ए वेक्टर है। हाँ, ध्यान रखना, हम भूल गए बताना, इसकी जो डायरेक्शन निकाली जाती है वो राइट हैंड रूल से निकाली जाती है, जैसे हमने अभी ये पढ़ा था ना, और इसमें ऐसे घूम रहा था वो। तो देखिए, इसमें इफेक्ट ऐसे पैदा हो रहा है, तो आप आउट ऑफ द पेज इसकी डायरेक्शन लिखेंगे, और यहाँ वो ऐसे घूम रहा था, तो यहाँ लकड़ी ऐसे घूम रही है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो इनटू द पेज होगा। तो आप राइट हैंड रूल से इसकी डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, एक एग्जांपल देख लेते हैं कि एक ए वेक्टर है, और हम जानते हैं कि ए वेक्टर जो है वो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई, थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप है। और जो डेल अपॉन डेल एक्स है उसके बारे में भी हम जानते हैं, सॉरी डेल वेक्टर के बारे में, दैट इज डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल अपॉन डेल जेड के कैप। आपको बताए थे कि जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करना होता है तो एक तरीका होता है, दैट इज डिटर्मिनेंट मेथड, और इसमें आप यूनिट वेक्टर्स लिखते हैं। सबसे पहले आई कैप
जे कैप और के कैप। आप सभी लोग एमएससी किए हुए हैं, कई लोग तो नेट और गेट वाले भी बैठे हैं, तो उम्मीद है आप सबको कर्ल निकालना आता होगा। हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा हो, लेकिन स्टूडेंट्स हमको क्या करना पड़ता है, सबका ध्यान रखना पड़ता है। इस वजह से हमको हर चीज़ समझानी पड़ती है। तो प्लीज़ आप बोर ना हो और चीज़ों को धीरे धीरे सभी चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ें। कई बार जल्दबाजी बहुत नुकसान कर देती है। देखिए, आपके पेपर में 125 क्वेश्चंस आने हैं, 120 मिनट्स में करने हैं, तो क्वेश्चन तो ईजी आएगा, लेकिन क्वेश्चन पे पकड़ होनी चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। यदि किसी भी टॉपिक में डाउट हुआ तो आपका सिलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि डाउट वाले क्वेश्चन वहाँ सॉल्व नहीं होते। वहाँ वही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं जिन टॉपिकों में आपको डाउट नहीं होता। तो इस छोटी छोटी चीज़ों को बताने का फ़ायदा ये रहता है कि कोई भी कमी हमारी ना रहे। यदि हमारे फंडामेंटल कमज़ोर हैं, यदि हमारा बेसिक कमज़ोर है, तो हम बड़ी बुनियादी मजबूत महल खड़ा नहीं कर सकते। इस वजह से आप इस पर भी ध्यान दें, इसको भी जल्दी जल्दी ना निकालें, वीडियो को तरीके से देखते रहें। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सॉल्यूशन करना आप जानते हैं, आई कैप, हाँ जी, ये बंद हो जाएगा, ये भी बंद होगा, तो लिखेंगे डेल अपॉन डेल वाई ए जेड माइनस डेल अपॉन डेल जेड ए वाई। इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। चलिए, माइनस जे कैप, हाँ जी, जे कैप वाला बंद करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, डेल अपॉन डेल एक्स ए जेड माइनस डेल अपॉन डेल जेड ए एक्स प्लस के कैप। देखिए, के कैप में क्या करने वाले हैं आप लोग, इसका मल्टीप्लाई करेंगे ए वाई के साथ, डेल अपॉन डेल एक्स ए वाई माइनस डेल अपॉन डेल वाई ए वाई। सॉरी, दैट इज़ वाई और दैट इज़ एक्स। आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह इसको वन सॉल्व करके लिखने वाले हैं। एक बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछा गया है और इम्पोर्टेंट है, आप देख लीजिए। आपको दिया गया था ए वेक्टर की जगह आर वेक्टर, और आर वेक्टर का आप मतलब अच्छे से जानते हैं, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। ठीक है, और आपको कैलकुलेट करना था व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कर्ल ऑफ आर वेक्टर। किसी आर वेक्टर का कर्ल कैलकुलेट करना था। तो जाहिर सी बात है, वैसे इसका आंसर आप पॉज करके निकाल दीजिए क्या आएगा, और हम यहाँ सॉल्व करवा रहे हैं एक्स वाई और जेड। तो यहाँ क्या लिखने वाले हैं बताइए, यहाँ आएगा जेड, यहाँ आएगा वाई, यहाँ आने वाला है जेड, यहाँ वापस आएगा एक्स, यहाँ लिखेंगे आप वाई, यहाँ लिखेंगे एक्स। तो देखिए, या जेड का डिफरेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट में तो जीरो आएगा, वाई का डिफरेंशिएशन जेड के रेस्पेक्ट में तो भी जीरो आएगा, जेड का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में तो भी जीरो आएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन जेड के रेस्पेक्ट में तो जीरो आएगा। हाँ, वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में और एक्स का डिफरेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट में, तो टोटल जो आंसर आ रहा है वो आई कैप इंटू जीरो प्लस जे कैप इंटू जीरो, सॉरी माइनस जे कैप इंटू जीरो प्लस के कैप इंटू जीरो, तो आंसर इज द जीरो। तो डेल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर इज अ जीरो। चलिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। हाँ जी, इस बार जो क्वेश्चन आ सकते हैं उनमें से 2-3 क्वेश्चन हम लिखवा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपको करवाए जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। देखो, अभी अभी हमने डिफरेंशिएशन फॉर्म जब करवाया था तो उसमें एक लिखवाया था कि डाइवर्जेंस, अभी हमने डाइवर्जेंस पढ़ाया था तो एक न्यूमेरिकल लिखाया था कि डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर एन आर वेक्टर इक्वल टू, लिखाया था एन प्लस 3 आर की पावर एन। दूसरा लिखाया था डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर एन आर कैप इक्वल टू एन प्लस 2 आर एन माइनस 1। ध्यान रखिएगा, यदि इन दोनों फंक्शन का डाइवर्जेंस आपसे पूछा गया है तो ये आंसर आएंगे, लेकिन यदि इन्हीं दोनों फंक्शन का आपसे कर्ल पूछ लिया जाए, इन्हीं दो फंक्शन का आपसे कर्ल पूछ लिया जाए, तो आप सीधा आंसर दोनों का जीरो लिखने वाले हैं। क्यों?
क्योंकि आप आर वेक्टर का ही कर लेने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ भी आप आर वेक्टर या आर कैप का ही कर लेने की कोशिश कर रहे हैं, और अभी अभी हमने डेल क्रॉस आर वेक्टर निकाला था, वो 0 आया था। तो ये आइडेंटिटी आपको सीधी याद रखनी है। अब तक ये वाली पूछी गई थी, अब इनमें से पूछने के चांसेस हैं। चलिए दूसरी बात करते हैं। देखो, डाइवर्जेंस ऑफ एनी कर्ल ऑलवेज 0। ध्यान से समझना, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ एनी कर्ल इज ऑलवेज 0। आपने पहले कर्ल कैलकुलेट किया, उसका डाइवर्जेंस लिया, तो आप क्या कहेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ एनी कर्ल हमेशा 0। ध्यान रखना, कोई भी वेक्टर आ जाए, कोई भी वेक्टर आ जाए, आप यदि वो इस फॉर्म में है, डाइवर्जेंस निकाल रहे हैं किसी भी कर्ल का, तो हमेशा 0 आएगा। डाइवर्जेंस निकालेंगे किसी भी कर्ल का, तो हमेशा 0 आएगा। वापस बोल रहे हैं, डाइवर्जेंस ऑफ एनी कर्ल ऑफ एनी वेक्टर, किसी भी वेक्टर का कर्ल निकालो, उसका डाइवर्जेंस तो हमेशा 0 आएगा। दूसरी आइडेंटिटी देखो, ये थोड़ी अलग टाइप की है, तो इसको देखते हैं। दूसरी आइडेंटिटी, कर्ल एनी ग्रेडियंट, CURL, कर्ल एनी ग्रेडियंट phi इक्वल टू 0। किसी भी ग्रेडियंट का जो कर्ल होगा वो भी हमेशा, आई थिंक GRD है, ओके, हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। चलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ल ऑफ एनी ग्रेडियंट वेक्टर इज ऑलवेज 0। इन दोनों आइडेंटिटी को आप हमेशा ध्यान रखें। इन दोनों आइडेंटिटी को आप हमेशा ध्यान रखें। डाइवर्जेंस ऑफ एनी कर्ल इज ऑलवेज 0, कर्ल ऑफ एनी ग्रेडियंट इज ऑलवेज 0, कर्ल ऑफ एनी ग्रेडियंट इज ऑलवेज 0। फाई की जगह कोई भी फंक्शन आ सकता है, लेकिन स्केलर आना चाहिए, तो आपका आंसर 0 मिल जाएगा। आप एक तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रिक याद कर सकते हैं, हंसना मत, बड़ा साधारण सा ट्रिक है, DCG, डाइवर्जेंस ऑफ एनी कर्ल इज ऑलवेज 0, कर्ल ऑफ एनी ग्रेडियंट इज ऑलवेज 0। ठीक है, इन तीनों को DCG के नाम से ध्यान रखेंगे, D फॉर डाइवर्जेंस, C फॉर कर्ल, G फॉर ग्रेडियंट। डाइवर्जेंस ऑफ एनी कर्ल इज 0, कर्ल ऑफ एनी ग्रेडियंट इज आल्सो 0। ओके, सो इस एक आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, आपको हमेशा इनको याद रखना है, जिससे आपके पेपर में आप इसको सीधा कर सको, आपका समय जो है वो ना बिगड़े। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, वो आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं, प्लीज़ सॉल्व करें और हमको बताएं कि क्या आंसर निकलने वाले हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात हम बताना चाहते हैं, चलो आखिरी में बता देंगे। देखो क्वेश्चन है कि दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और दोनों वेक्टर ही इर्रोटेशनल वेक्टर हैं। दोनों जो वेक्टर हैं वो हैं इर्रोटेशनल वेक्टर। ठीक, तो आपको कैलकुलेट करना है डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ऑप्शन आपको हम बता देते हैं, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी AX BX AY BY AZ BZ, ऑप्शन सी नॉन जीरो और ऑप्शन डी नन। सो आपको इसका आंसर बताना है डाइवर्जेंस ऑफ एनी ए क्रॉस बी, और दोनों जो वेक्टर है हमारे वो इर्रोटेशनल वेक्टर हैं। आइडेंटिटी हम आपको बता देते हैं कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, एक बस आइडेंटिटी बता रहे हैं। जब डाइवर्जेंस लिया जाएगा इसका, तो आप लिखेंगे बी डेल क्रॉस ए वेक्टर माइनस ए डेल क्रॉस बी वेक्टर। तो इस तरह एक इसको लिखने का जो तरीका होता है आप देख लीजिए, ठीक है।
तो इस तरह आपको इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करवा ही दिया है हमने ही, चलो हम ही करवा देते हैं। देखो उसने क्या कहा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का इरोटेशनल वेक्टर्स हैं, तो कर्ल ऑफ एनी इरोटेशनल वेक्टर इज अ 0, कर्ल एनी इरोटेशनल वेक्टर इज अ 0, तो आपका आंसर आने वाला है 0। वापस बोल रहे हैं क्वेश्चन को, ध्यान से सुन लो। एक ए वेक्टर एक बी वेक्टर है, दोनों रोटेशनल वेक्टर है, तो उसने इस आइडेंटिटी का आंसर पूछा है, तो आपका आंसर 0 आने वाला है। कैसे? इसको खोलने का जो तरीका होता है वो होता है लास्ट वाले वेक्टर को बाहर लिखना है, इसका करना है कर्ल, ए वेक्टर को बाहर कीजिए, इसका मल्टीप्लाई इससे कीजिए। तो हम क्या देख रहे हैं, उसने दिया है ए वेक्टर कैसा है, इरोटेशनल, मतलब घूमने वाला नहीं है, और हमने कहा था कि जो घूमेगा नहीं, जिसका घूर्णन इफेक्ट नहीं होगा, जिसका रोटेशनल इफेक्ट नहीं होगा, उसका कर्ल कैसा आएगा 0। उसका कर्ल कितना आएगा 0। 0 को मल्टीप्लाई ए से करोगे तो भी 0 आएगा, 0 को मल्टीप्लाई बी से करोगे 0 आएगा, आंसर आ जाएगा 0। हाँ, एक बात हम बताने वाले थे, कल आपको असाइनमेंट नंबर 1 के सॉल्यूशन 10 बजे अपलोड कर दिए जाएंगे। आने वाले अगले दिन में असाइनमेंट नंबर 2 के भी सॉल्यूशन अपलोड कर दिए जाएंगे। आप सभी असाइनमेंट्स को सॉल्व करें, लापरवाही ना लें। ध्यान रखना, जॉब मिनिमम है या लिमिटेड है, और हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं पेपर देने वाले वो बहुत ज़्यादा हैं। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, हम आपको ये बात बता रहे हैं कि आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। हम कुछ समय में पढ़ के सफलताएं आजकल प्राप्त नहीं कर सकते। सफलता प्राप्त करने के लिए केवल हार्ड वर्क ही नहीं चाहिए, ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये तो चाहिए ही चाहिए। इसके साथ साथ समय से पढ़ाई करना और स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करना बहुत रिक्वायर है। स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करने की कोशिश, करवाने की कोशिश यहाँ करी जा रही है। सारे ऐसे क्वेश्चंस करवाए जाते हैं जो इस नेक्स्ट पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हैं, और आने वाले समय में ऐसे ही असाइनमेंट्स दिए जाएंगे जिसमें आने वाले क्वेश्चंस आपको सीधे देखने को मिले। लेकिन फिर भी आप नोट्स तैयार करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और सिंपल वे में पढ़ाई करते रहिए। जैसा जो समय चल रहा है कोरोना का समय, इसमें आप घर पे भी हैं, और इस घर पे जो टाइम है इसको वेस्ट ना करें, इसका इस्तेमाल करें। वैसे तो आप सब समझदार हैं। सो थैंक यू हमें सुनने के लिए, समझने के लिए। फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ, और इस बार जो टॉपिक है और भी अच्छा टॉपिक है, और मैकेनिक्स का ही टॉपिक होगा। थैंक यू।